गुड आफ्टरनून। सो सिंपल मशीन्स में हम आगे बढ़ेंगे और हमने देखा था लास्ट लेक्चर्स में कि कैसे हमारा जो फ्रिक्शन है वो हमारे एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो पे कैसे इफ़ेक्ट करता है, उसको हमने देखा था। कैसे हमारा लोड में लॉस होता है और कैसे हमारा एफर्ट में लॉस होता है, वो दोनों चीज़ें हमने देखी थी। लॉस का क्या मतलब है विद रिस्पेक्ट टू द मशीन, ये भी हमने बात देखी थी। तो उसको बड़े ही ध्यान से आप चीज़ों को समझिएगा और न्यूमेरिकल उसका कराया जाएगा। फिर आप देखेंगे कि काफ़ी कुछ चीज़ें और क्लियर हो रही हैं। ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस पे भी काफ़ी सवाल बनते हैं। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं क्या है ये। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन, ठीक है, रिवर्सिबल मशीन। देखिए, अभी तक हमने डिस्कस किया था आइडियल मशीन्स, दैट देयर इज नो फ्रिक्शन, दैट इज नोन एज आइडियल मशीन्स, एंड इन वेयर द फ्रिक्शन इज देयर, उसको हम एक्चुअल मशीन्स कहते थे। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने बेसिकली ये देखा था कि फ्रिक्शन अगर होता है तो क्या होता है, फ्रिक्शन नहीं होता है तो क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ एक्चुअल मशीन। उसके बाद हम आते हैं रिवर्सिबल मशीन पे। ठीक है, रिवर्सिबल मशीन की बात हम अगर करते हैं तो रिवर्सिबल मशीन, इट इज अ मशीन, इट इज अ मशीन, it is a machine which can be working in reverse direction, on the removal of effort। ठीक है, तो चीजें क्या है कि कोई भी मशीन जो रिवर्स डायरेक्शन में भी काम करे, एफर्ट हटाने के बावजूद, ठीक है, एफर्ट जैसे ही हमने हटाए वो रिवर्स डायरेक्शन में भी काम कर सके, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल मशीन। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पुली है कोई, ठीक है, पुली है, इधर आप एक लोड लगाए हुए हैं, ठीक है, डब्ल्यू लोड, और इधर आपने पी एफर्ट से इसको खींचा है, तो क्या होगा, ये ऊपर जाएगा। ठीक है, एफर्ट आपने नीचे की तरफ लगाया है। ठीक है, when you release the effort, it can go down due to its self weight, फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि रिवर्स मशीन वो होती हैं जिनमें एफर्ट पलट जाए, इजीली रिवर्स हो जाए एफर्ट। पहले क्या था, आप एफर्ट इधर लगा रहे थे तो ये किसको, इस वेट को खींच रहा था, अब वेट ही एफर्ट का काम करने लग रहा है। ठीक है ना, वेट ही इसका नीचे की तरफ इसको खींचने लगेगा। ठीक है, तो उसमें रिवर्सिबल मशीन में एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका इसमें जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि द वेट और फोर्स फॉर रिवर्स डायरेक्शन should able to overcome फ्रिक्शन। मतलब जो भी फोर्स हो, जैसे यहां तो ये वेट ही एफर्ट की तरह काम करने लग रहा है और वेट ही नीचे चला जाएगा। भाई देखिए, सिंपल सी बात है कि जब भी ये नीचे जाएगा, जो पुली में जो ये थ्रेड लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। तो जब हम खींचते हैं तो हम क्यों बोलते हैं कि मशीन ये एफिशिएंट 100% नहीं है, बिकॉज यहाँ पुली और रोप के बीच में जो फ्रिक्शन होगा उसकी वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। जितना एफर्ट हम लगा रहे हैं उतना वेट हम नहीं उठा पाते, कुछ लॉस हो जाता है।
तो रिवर्स डायरेक्शन में भी वो फ्रिक्शन लगेगा। तो बस ये कहने का मतलब ये है कि रिवर्स मशीन तभी होगी जब मशीन रिवर्स तभी करेगी जब वो रिवर्स डायरेक्शन में जो फोर्स या वेट नीडेड है, जो रिवर्स डायरेक्शन के लिए फोर्स या वेट चाहिए, वो जो है वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले। मतलब वेट ऐसा ना हो कि वो फ्रिक्शन को ओवरकम ही ना कर पाए। बात समझ में आई? तो मूव ही नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब ये है कि अगर टेबल पे मान लो कोई बुक रखी हुई है, ठीक है, तो आपने इस पे फोर्स लगाया, जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे तो ये बुक आगे की तरफ बढ़ेगी। अब ये बुक तो आगे की तरफ बढ़ेगी, बट अगर आपने ये फोर्स हटा दिया तो जितना आगे बढ़ी थी उतना वापस अपने आप नहीं जाएगी। इस बात समझ में आ रही है कि आपने जब फोर्स लगाया तो आगे बढ़ी, बट रिवर्स डायरेक्शन में अपने आप नहीं जाएगी एफर्ट को हटाने। क्यों? क्योंकि आपने इधर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन को ओवरकम किया, बट रिवर्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है ही नहीं, क्योंकि इसका वेट जो लग रहा है वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, उस डायरेक्शन में तो मोशन करना नहीं है। तो रिवर्स डायरेक्शन में जाने के लिए कोई फोर्स है ही नहीं जो फ्रिक्शन को ओवरकम करके इसको आगे बढ़ा सके। बात समझ में आ रही है? तो रिवर्स मशीन में ये जरूरी है कि जो फोर्स उसको रिवर्स डायरेक्शन में ले जाएगा वो फ्रिक्शन को ओवरकम कर ले। फ्रिक्शन से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, जितना फ्रिक्शन वहाँ खर्च हो रहा है, जितनी एनर्जी फ्रिक्शन में जा रही है उससे ज़्यादा वो लगना चाहिए, तभी ये रिवर्स हो पाएगा। ठीक है ना? अब एक चीज़ कही जाती है कि बहुत जगह आपसे कहा जाता है कि एक कंडीशन कही जाती है, नोट एकदम हमेशा ध्यान में रखें कि ये द efficiency of reversible machine is greater than 50%। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इट शुड बी देयर, मतलब कि किसी भी मशीन को रिवर्सिबल होने के लिए उसकी एफिशिएंसी 50% से अबव होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है? 50% से अबव होनी चाहिए उसकी एफिशिएंसी, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है कि द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल मशीन इज ग्रेटर देन 50%। ग्रेटर देन ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू 50%। तो ऑप्शन में आएगा ग्रेटर देन 50%, इक्वल टू 50%, 100%। देखिए बहुत बार दिमाग में आता है, रिवर्सिबल और आइडियल में कंफ्यूज हो जाते हैं हम। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है आइडियल मशीन, तो उसकी एफिशिएंसी 100% होती है, रिवर्सिबल की नहीं। इट इज ओनली ग्रेटर देन 50%। 50 से ऊपर कुछ भी हो सकती है, 51 हो सकती है, 50, 60 हो सकती है, 70, 80 कुछ भी हो सकती है, बट नॉट 100%, बिकॉज रिवर्सिबल मशीन इज एक्चुअल मशीन। ये पुली का जो एग्जाम्पल दिया था ये एक्चुअल मशीन है। ठीक है, तो रिवर्सिबल भी एक एक्चुअल मशीन ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। तो इसकी एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होगी, बट इट शुड बी ग्रेटर देन 50%, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है ना? 100% कभी नहीं होगी, बट 50 से ऊपर होना जरूरी है, तभी वो रिवर्सिबल होगी। ठीक है? अच्छा, एग्जाम में आपके कई बार, देखिए कोई कंपटीशन एग्जाम में तो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव है तो वहां नहीं पूछेगा, बट आपके एग्जाम में ही कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि प्रूव दैट द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल मशीन इज मोर देन 50%। आपको ये प्रूफ करने के लिए आता है। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, देखते हैं, तो प्रूफ करके देखते हैं। प्रूव दैट the efficiency of reversible machine should be greater than 50%। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें जो रिवर्सिबल मशीन है उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमें देखना है। तो सबसे पहली चीज़ कि हमने एक बात कही कि फ्रिक्शन को ओवरकम करना है उसे। ठीक है, फ्रिक्शन को ओवरकम करना है तभी रिवर्सिबल होगा, तब, और उसकी 50% से ग्रेटर ही उसकी एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात कि एफिशिएंसी जो भी डाउन हो रही है दैट इज ड्यू टू व्हाट, किस कारण से हो रही है? फ्रिक्शन के। तो सबसे पहले निकालते हैं हम फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल लॉस
कितना होगा, फ्रिक्शन लॉस कितना होगा। ठीक है, चलिए उसके पहले एक और चीज़ देखते हैं, फ्रिक्शन लॉस, चलिए वो तो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि प्रूफ कर रहे हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, तो आपको एग्ज़ाम में पूरा प्रूफ देखना पड़ेगा। दैट इज़ कि लेट द वेट बी W एंड एफर्ट एज P, ठीक है, एंड लेट द एफर्ट moves ds distance to move weight by dx distance। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, सो कोई दिक्कत नहीं, इसको S कर लो, इसको X करो। एफर्ट जो है वो dx चल रहा है, एफर्ट जो है वो dx चल रहा है, और वेट जो है वो ds डिस्टेंस। ठीक है, ये चेंज इन डिस्टेंस है। ऑलवेज रिमेंबर ds एंड dx इज चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस और पोजीशन। ठीक है ना, जो भी पोजीशन होगी दो पॉइंट के बीच में वो चेंज दिखा रहा है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट चला गया तो वो डिफरेंस दिखा रहा है, टोटल नहीं दिखा रहा कि जमीन से कितना ऊपर है। ठीक है, जैसे पुली और उसका एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पे आपका ये पुली है, ये तो ये मान लिया W है, तो ये रेफरेंस पॉइंट अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ से कितना ऊपर गया ये बता रहा है, ये ज़मीन से नहीं बता रहा है। ज़मीन से इसकी हाइट मान लो h है तो आप कहेंगे h + x हो गया, नहीं, ज़मीन से नहीं बता रहा, सिंपल उस लेवल से जो पॉइंट है वहाँ से कितना गया, तो वो चेंज बता रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में आ गई, बात समझ में आई। तो आगे देखें, इसमें ये भी मिटा ही दें, अब तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया है क्या कर रहे हैं हम। तो हमने लेट कर लिया, सपोजिशन सारी कर ली, अब निकालते हैं फ्रिक्शनल लॉस। तो फ्रिक्शनल लॉस क्या होगा, फ्रिक्शनल लॉस, फ्रिक्शन में कितना जाएगा। हम क्या देखते हैं कि जितना हम इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं आता है, कुछ फ्रिक्शन में चला जाता है। तो सिंपल सी बात है कि जितना हमने इनपुट दिया उतना आउटपुट नहीं आया, तो इनपुट में से अगर आउटपुट को माइनस कर दें, इनपुट में से अगर आउटपुट को माइनस कर दें तो जो बचा वही तो फ्रिक्शन में गया, तभी तो आउटपुट उतना नहीं आया। सिंपल सी बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, तो फ्रिक्शनल लॉस। अब इनपुट क्या होता है, इनपुट लोड याद कीजिए, पहले लेक्चर में बताया होगा मैंने, शुरुआती लेक्चर्स में। तो इनपुट क्या होता है, लेक्चर में आपको ध्यान होगा, तो इनपुट होता है एफर्ट, सॉरी मैंने शायद सपोज करने में एफर्ट को F लिख दिया है, उसको P कर लीजिएगा, P इंटू dx। बात समझ में आ रही है, एफर्ट इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट, माइनस आउटपुट क्या होता है, वेट लोड इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लोड, दैट इज ds। यही तो होगा, दैट डिफरेंस इज फ्रिक्शनल लॉस। ठीक है, अब हम आते हैं अपने डेफिनेशन पे। फॉर द रिवर्सिबल machine मैकेनिकल एडवांटेज, ओके सॉरी, ठीक है, फॉर द रिवर्सिबल मशीन WDS जो आउटपुट है, ध्यान दीजिएगा क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ये आपका पुली है, एक वेट यहां W लगा हुआ है, यहां आप P एफर्ट लगा रहे हैं। रिवर्सिबल मशीन में क्या होगा, फॉर रिवर्सिबल मशीन व्हेन एफर्ट इज रिमूव्ड,
एफर्ट इज रिमूव्ड, हमने एफर्ट को रिमूव कर दिया, तब क्या होगा, ये W जो वेट है ना, यही इस रोप को नीचे की तरफ ले जाएगा, मशीन रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करेगी, नीचे जाने लगेगा। बात समझ में आ रही? तो उसको नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है, यही तो है W। अब एफर्ट कौन बन गया, W ही खुद एफर्ट बन गया। बात समझ में आ रही है? तो आउटपुट जो है, अब रिवर्सिबल मशीन क्या बोलती है कि जो भी फोर्स उसको रिवर्स डायरेक्शन में ले जा रहा है, दैट शुड बी कैपेबल ऑफ ओवरकमिंग द फ्रिक्शन। बात समझ में आ रही है? ये जो वेट है ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा, ऐसा ये लोड होना चाहिए। तो इसका मतलब WDS जो आउटपुट पूरा लगेगा वो किससे ज्यादा होना चाहिए, फ्रिक्शनल लॉस। बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शनल लॉस मतलब कि अगर ये जो लोड हम लगा रहे हैं, अगर ये फ्रिक्शन लॉस से ज्यादा है तो आराम से ये नीचे लेके चला जाएगा। और मान लो कि अगर फ्रिक्शन ही इतना ज्यादा हो जाए, जैसे वो बुक की बात कर रहे थे हम कि रिवर्स डायरेक्शन में कोई उस पर फोर्स ही नहीं लग रहा, बात अलग है, बट कहीं ऐसी जगह हो जहां पे रिवर्स में फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये वेट उस फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा, तो नीचे कैसे जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो आउटपुट है दैट शुड बी ग्रेटर देन फ्रिक्शनल लॉस, अब ये वही वाला फ्रिक्शनल लॉस कैसे होगा, क्योंकि जितना फ्रिक्शन भाई जाते समय ये लोड लगाया था, जितना जाते समय लग रहा है उतना ही आते समय पुली और रोप के बीच में फ्रिक्शन तो वही रहेगा ना, फ्रिक्शन थोड़ी चेंज हो रहा है। एफर्ट हटाइए, एफर्ट लगाइए चाहे मत लगाइए, उससे फ्रिक्शन का कोई फर्क नहीं, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो फ्रिक्शनल लॉस WDS फ्रिक्शन लॉस से ज्यादा होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना आपको, ये वैल्यू ले आके यहाँ फ्रिक्शनल लॉस की जगह पुट कर दीजिए, WDS इज ग्रेटर देन, फ्रिक्शनल लॉस कितना है, PDX माइनस WDS को उधर ट्रांसफर कीजिए, WDS ये ट्वाइस हो जाएगा, इधर आएगा WDS प्लस WDS, 2WDS ग्रेटर देन PDX, यहाँ से P को ट्रांसफर कीजिए, 2 को इधर ट्रांसफर कीजिए, 2W बाई P इज ग्रेटर देन DX बाई DS। W बाई P क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज पता है आपको, लोड अपॉन एफर्ट। ये DX क्या है, DX हमने माना था एफर्ट कितना ट्रेवल कर रहा है और DS वेट कितना ट्रेवल कर रहा है। तो एफर्ट का डिस्टेंस और अपॉन वेट का डिस्टेंस ये वेलोसिटी रेशियो होता है, ये भी लेक्चर में आपको बताया था। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 2 मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी रेशियो। बात समझ में आ गई? अब इसमें आप वेलोसिटी रेशियो को इधर ट्रांसफर कीजिए, 2 को इधर, MA अपॉन VR को नीचे ला दिया और 2 को उधर भेज दिया, तो 1/2। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज 1/2। अब मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इट इज नथिंग बट द एफिशिएंसी। बात समझ में आ रही है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या आ गई आपकी, 1/2 ग्रेटर देन, और 1/2 क्या होता है, 50%। 1/2 एफिशिएंसी का ना 50% एफिशिएंसी होती है ना, हाफ। 1/2 0.5 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, परसेंटेज एफिशिएंसी आ गई। ये हो गया प्रूफ। ग्रेटर देन है, बराबर नहीं लिखा है, ध्यान रखिएगा, कहीं करते करते पता चला इसको एग्जाम में इक्वल टू लिख के आ गए। जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में हम बराबर वाला ही हमेशा सॉल्व करते हैं ना, आदत नहीं है ग्रेटर वाले की। तो ध्यान रखिएगा, ग्रेटर देन 50% हमेशा दिमाग में रहे, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो गया, और ये यहां से हमें पता चला, ठीक है ना, यहां से हमें पता चला कि हमारा जो है रिवर्सिबल मशीन की जो एफिशिएंसी होगी वो ग्रेटर देन 50% होगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। तो इसको यहाँ नोट कर लीजिएगा, ध्यान से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत बार ये आ चुका है कि प्रूव दैट द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल मशीन इज ग्रेटर देन 50%, ठीक है। और देखिए दूसरा बताने जा रहे हैं, उसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, उल्टा प्रूफ कर देते हैं हम, ठीक है ना। अब हम रिवर्सिबल मशीन कह रहे थे, दूसरा जो उसका अपोजिट है दैट इज इररिवर्सिबल मशीन। इररिवर्सिबल मशीन, या इसका जो फेमस नेम है, इसका जो फेमस नाम है वो है सेल्फ लॉकिंग मशीन। सेल्फ लॉकिंग मशीन,
ठीक है, बहुत ही फेमस नाम है, सेल्फ लॉकिंग मशीन या इररिवर्सिबल मशीन। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि द मशीन्स which cannot be operated in cannot be able to operated in reverse direction, बात समझ में आई? मतलब ऐसी मशीन्स जो रिवर्स डायरेक्शन में आप उसको मोशन नहीं करा सकते। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप लें तो स्क्रू जैक जिससे आप गाड़ी उठाते हैं, आप एक साइड में जब उसको आप इधर से उठाने के लिए आप लोड लगाते हैं तो क्या होता है, जैक ऊपर उठता है और आपकी गाड़ी पूरी की पूरी ऊपर उठ जाती है। बट ऐसा तो नहीं कि आपने हाथ हटाया, हाथ से ही लोड लगाना है, लोड हटाया और पूरी गाड़ी धाड़ से नीचे, मतलब मान लीजिए उसी स्पीड में नीचे आने लगा, ऐसा तो होगा नहीं, वो वहीं रुक जाती है, लॉक हो जाती है। लॉक ना हो तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमें कई जगह ये लॉकिंग भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, कई जगह हमारे लिए रिवर्स बेनिफिशियल होता है। अब आप कहेंगे कि सर लॉकिंग तो समझ में आ रही कि गाड़ी वहाँ पे है, रिवर्सिबल मशीन कब हमारे लिए बेनिफिशियल है? आपने देखा होगा कि जहाँ पे वो फॉर्मिंग फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज जहाँ पे हैवी फॉर्मिंग होती है, जहाँ मेटल फॉर्मिंग होती है, मतलब बड़ी बड़े लोहे के उसको पतला करके उसको कन्वर्ट किया जाता है पतली शीट्स में बाय हैमरिंग, तो वहाँ हम पावर हैमर यूज़ करते हैं। और पावर हैमर को हम क्या करते हैं, मशीन से उसको उठाते हैं ऊपर, ठीक है, मशीन से उसको ऊपर उठाते हैं और फिर उसको जस्ट छोड़ देते हैं, क्योंकि वो एबल है अपने वेट के कारण नीचे आने के लिए, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, तो बड़ी तेज़ी से आता है। वो उसको बोलते हैं पावर हैमर। वो हैमर बहुत ज़्यादा भारी होता है, मतलब सोचिए कि वो बहुत मोटी मोटी शीट को दबा के किसी भी शेप में चेंज कर सकता है। या ब्लैंकिंग मशीन होती है जिसमें से कुछ हम तोड़ के कट करके ऐसे बाहर निकालते हैं, कोई ब्लैंक, कोई शेप हमें, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये शीट है बड़ी सी, इसमें से हमें इस तरह का एरिया निकालना है, ठीक है, सॉरी इस तरह का एरिया आप समझ नहीं पाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, कोई भी हमें रेक्टेंगल या सर्कुलर निकालना है, तो हम हैमर ही उसी शेप का कर देते हैं। इस शेप का हैमर आया, आपने नीचे प्लेट रखी, वो हैमर आएगा, इतना ब्लैंक, ये इतना निकल के ये खोखला हो जाएगा, अंदर नीचे आपका ये शेप निकल के आ जाएगा। तो अब इसके लिए आप रिवर्स डायरेक्शन में आपको मोशन या मशीन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप एक डायरेक्शन मशीन से पावर देते हैं ऊपर उठाने के लिए, अपनी ग्रेविटी की वजह से वो धाड़ से नीचे आके टकराता है उससे और आप यूज़ करते हैं। तो कई जगह पे अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम सेल्फ लॉकिंग मशीन्स यूज़ करते हैं और अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम रिवर्सिबल मशीन्स भी यूज़ करते हैं, दोनों धड़ल्ले से यूज़ होती हैं। बात समझ में आ रही है? तो बस ये ध्यान रखना है कि जो रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जा सकता, जो लॉक हो जाए, जितनी दूरी आप ले गए वहीं पर लॉक हो गया। अब ये ध्यान रखिए कि आप कहेंगे सर लॉक हो गया, तो लॉक हुआ विदाउट एफर्ट, वो अपने आप से नहीं चल रहा है। अब आपको फिर से रिवर्स लाना है तो यू कैन गिव एफर्ट फ्रॉम आउटसाइड, आप बाहर से उसको एफर्ट देंगे उसके फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, आप उसको फिर से रिवर्स डायरेक्शन में घुमाएंगे और आपका जो जैक है वो नीचे आने लगेगा, ठीक है ना। तो दैट इज नोन एज सेल्फ लॉकिंग मशीन। वो अपने आप को जिस जगह पे होगा, जहां आप एफर्ट हटाएंगे वहीं लॉक हो जाएगी मशीन। बात समझ में आए? दैट इज अ वेरी गुड मशीन, ठीक है, द मशीन विच कैन नॉट बी एबल टू ऑपरेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन। क्लियर? अब ध्यान रखिए कि इसमें क्या होगा कि द वेट और फोर्स ड्यू टू लोड cannot be able to overcome friction in reverse direction। बात समझ में आई? यहां फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फ्रिक्शन से कम होगा, ठीक है ना, फ्रिक्शन लॉसेस से। बात समझ में आई? अब यहां पे भी जो नोट कहा जाता है वो कहा जाता है कि फॉर इररिवर्सिबल मशीन या सेल्फ लॉकिंग मशीन इनकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, ठीक है, एंड ये कहा जाता है कि फॉर इररिवर्सिबल मशीन द एफिशिएंसी should be
लेस देन 50%। मतलब इररिवर्सिबल मशीन की 50% से नीचे ही होगी, ये ध्यान रखिएगा, तभी हम उसको इररिवर्सिबल मशीन कह सकते हैं। बात समझ में आई? अगर वो रिवर्सिबल मशीन है तो उसकी 50 से ज्यादा होगी, जो हमने पहले देख लिया। अब इसका भी प्रूफ आता है कि प्रूफ दैट, ज्यादातर क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है, वो ये नाम नहीं देता, वो कहता है कि प्रूफ दैट द सेल्फ लॉकिंग मशीन हैज एफिशिएंसी लेस देन 50%। क्लियर? तो इसके लिए भी प्रूफ बिल्कुल वही प्रोसीजर है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मैं नहीं लिख रहा हूं, सीधे सोल्यूशन लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप कैसे प्रूव करेंगे? पहले वही चीज कि लेट द एफर्ट बी पी एंड वेट और लोड बी डब्ल्यू। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट इज इक्वल टू dx एंड बाय लोड इज इक्वल टू ds। ठीक है, फ्रिक्शनल लॉस निकालें। फ्रिक्शनल लॉस फिर से वही होगा, इनपुट माइनस आउटपुट, वही चीज होगी, एंड दैट इज p dx माइनस w ds। बात समझ गया? कोई दिक्कत इसमें? तो यहां तक तो सारा कुछ उसी के हिसाब से वही स्टेप सेम है। ठीक है, बट अगला जो है आपको स्टेटमेंट क्या लिखनी है? फॉर इररिवर्सिबल मशीन द लोड कैन नॉट बी एबल टू ओवरकम फ्रिक्शन। ठीक है ना? देयरफॉर WDS ये क्या है? यही आउटपुट है ना, यही WDS मतलब जो वेट है हमारा, जो लोड है हमारा, वो फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा। भाई रिवर्स डायरेक्शन में एफर्ट हटा दिया हमने, PDX तो वो खत्म हो गया, सिर्फ यही बचा है, और ये फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर पाएगा, मतलब ये फ्रिक्शन से कम हो जाएगा, फ्रिक्शनल लॉस। बात समझ में आई? और फ्रिक्शनल लॉस का फॉर्मूला हमने अभी क्या निकाला था? PDX माइनस WDS। ठीक है, WDS को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 2WDS लेस देन PDX। बात समझ में आई? P को इधर, DS को उधर, 2W बाई P लेस देन DX अपॉन DS। ये आपका फिर से वैसे ही 2 मैकेनिकल एडवांटेज VR, ये वेलोसिटी रेशियो को इधर लाइए तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1/2। 2 इधर जाएगा, बाई में जाएगा, 1/2। ये क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी इज लेस देन 1/2, लेस देन 50%। 1/2 का मतलब 1/2 करेंगे, डिवाइड करेंगे, 0.5 आएगा, और 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकालने के लिए, तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्या आएगी? लेस देन 50%। ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान रखिएगा। आप कहेंगे कि सर वैसा ही तो सब कुछ बन रहा है, बट साइन उल्टा है भाई, ध्यान रखिएगा। सब कुछ वैसे ही प्रूफ है, बट इररिवर्सिबल का जब कंडीशन लिया हमने तो साइन पलट गया, प्रूफ बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है, दोनों का ईजी है प्रूफ करना, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि फॉर रिवर्सिबल मशीन एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 50%, फॉर सेल्फ लॉकिंग और इररिवर्सिबल मशीन एफिशिएंसी इज लेस देन 50%, 50% से कम होगी। ठीक है, आप 50% से कम कितना भी हो सकता है, वो कोई जरूरी नहीं है, 30, 20, 10, एंड दैट इज द रीजन सेल्फ लॉकिंग मशीन आज इज लो एफिशिएंट, ये बहुत एफिशिएंसी इसकी बहुत कम होती है। ठीक है ना? बट एक चीज हमको यहां ध्यान में रखनी है कि एफिशिएंसी तो भले ही कम होती है, ठीक है, वेलोसिटी रेशियो ज्यादा होता है और मैकेनिकल एडवांटेज हमें कम मिलता है। बात समझ में आई? इससे हमें एक फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, सिंपली, कोई बड़ी दिक्कत उसमें नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे आप एफर्ट की बात करें, अगर आप एफर्ट निकालना चाहें इररिवर्सिबल मशीन में, तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत लेस एफर्ट से बहुत ज़्यादा काम होता है। ठीक है, फॉर सेल्फ लॉकिंग, बिकॉज इसकी एफिशिएंसी कम होती है, बट इसका जो
एफर्ट हमें बहुत कम में लगाना पड़ता है, बहुत कम एफर्ट में ही काम हो जाता है, फिर भी एफिशिएंसी कम है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है ना, क्लियर, निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल मशीन के लिए सेल्फ लॉकिंग मशीन, इसका नाम ध्यान रखिएगा, सेल्फ लॉकिंग मशीन। ठीक है, ओके।